चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे आपके पास में लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली हमने लेक्चर नंबर 1 में 90% पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जहाँ पे हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़े। लेक्चर नंबर 2 केवल और केवल इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 3 से लास्ट तक हमें सिर्फ और सिर्फ रीड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमारे पास में हो चुकी है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ये आपके पास में पूरे का पूरा जो एसे 299 है वो अपना यहाँ पे जॉइंट ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका नाम है, ठीक है, पूरे का पूरा कंप्लीट हो चुका है कंसेप्चुअली। क्योंकि इस एग्जाम्पल अगर आप कर लेते हैं तो पूरे का पूरे यहाँ पे ऐसे कंप्लीट है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि एग्ज़ाम में कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिस पे मार्क्स कवर नहीं होंगे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस आपको चाहिए लैंग्वेज ऑफ द बुक, ठीक है, बुक की लैंग्वेज ही आपको यूज़ करनी पड़ेगी। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ऑडिट के अंदर आपको पूरा सेंटेंस रटने की ज़रूरत नहीं, केवल और केवल आपको क्या करना है, की पॉइंट्स को याद रखना है। सेंटेंस आप अपने तरीके से बना सकते हैं और पूरे नंबर आपके पास में मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपके पास में कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 से हम आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, 2 और जितने भी एग्जाम्पल है उसका रिवीजन हम लास्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं। एक एक चीज़ को 4 से 5 बार हम रिवाइज़ करवा चुके हैं पूरे के पूरे लेक्चर में। तो मुझे नहीं लगता कि उसका रिवीजन वापस से करवाने की ज़रूरत है, टाइम वेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। चलिए पॉइंट नंबर 3 पे आइए। क्या है पॉइंट का हेडिंग? कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग जॉइंट ऑडिटर, कि जॉइंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से रहेगी। तो ये तो चीज़ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने लिया था ये वाला। कहता है कि सर आर लिमिटेड करके कोई कंपनी है, ठीक है, आर लिमिटेड करके कोई कंपनी है जिसके 3 ऑडिटर है, ABC, XYZ और B2C, ठीक है। और मैंने कहा था कि सर ABC, XYZ और B2C की जैसे अपॉइंटमेंट हो जाती है, आर लिमिटेड करेगा, कंपनी करेगी, फिर कंपनी का काम ख़त्म हो जाता है। अब ऑडिट का काम इन तीनों को दे दिया है, तो अब वो लोग प्लानिंग बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ROM, ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे। अगर ऐसा कोई रिस्क मिलता है जो दूसरे ऑडिटर के लिए या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है तो वो कम्युनिकेट करते हैं दूसरे ऑडिटर को भी। और मैंने कहा था ये रिटर्न में होगा क्योंकि इसे डॉक्यूमेंट करना होता है, फिर TCWG को भी इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। ये पॉइंट हम पढ़ चुके थे। ये कौन सा पॉइंट था? अपने नोट्स के हिसाब से 2nd नंबर का पॉइंट, ठीक है। तो 2nd नंबर का पॉइंट आपको याद होगा, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं ये कह रहा था कि इसमें जैसे ही अपॉइंटमेंट हो गई ABC, XYZ और B2C की, ठीक है, आर लिमिटेड का काम ख़त्म हो जाता है, आर लिमिटेड चला जाएगा। अब ये 3 लोग मिल के प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे और कहेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा वर्क कौन करेगा और किस तरीके से करेगा। और वही इसी तरीके से डिसाइड हुआ कि ABC जो है वो असेट देखेगा, XYZ जो है वो लाइबिलिटी और B2C जो है P&L। लेकिन तीनों ने मिलकर एक चीज़ डिसाइड करी कि असेट में इन्वेंट्री जो है वो ABC नहीं देखेगा, इन्वेंट्री जो है वो तीनों मिल के देखेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पूरे कंपनी का। इसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री को किसी भी तरीके से छुपाया जा सकता है, फ्रॉड वगैरह होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो तीनों ऑडिटर ने मिलकर डिसाइड किया कि असेट पूरी की पूरी ABC देखेगा, लेकिन उसमें इन्वेंट्री जो है वो आपको रहने देना है, क्योंकि वो तीनों मिल के काम करेंगे, मतलब कि इसे कॉमन वर्क बनाया गया। और मैंने लेक्चर नंबर 1 में ही कहा था कि अगर कोई पर्टिकुलर स्पेशल वर्क आपको अगर दिया गया है, स्पेसिफिक वर्क, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर्सन की होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइबिलिटी में कोई मिस्टेक पकड़ी जाती है तो लाइबिलिटी किसकी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? सर XYZ की। क्या इसके लिए बाकी के 2 ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल हो गए? आंसर इज़ नो, क्योंकि ये स्पेसिफिक वर्क था, आपको ही दिया गया था। अगर कोई गलती पकड़ी जाती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसी तरीके से कहते हैं कि भाई अगर कॉमन वर्क है, मतलब कि जहाँ पे तीनों ने मिलकर एग्रीमेंट किया था कि हम तीनों चेक करेंगे, तो अगर उसमें मिस्टेक पकड़ी जाती है तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। ध्यान रहे, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है, सभी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इन शॉर्ट। तो मैंने यही चीज़ कही कि अगर इन्वेंट्री में कोई मिस्टेक पकड़ी गई तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सर रिस्पॉन्सिबल ABC, XYZ और B2C तीनों के तीनों रिस्पॉन्सिबल हो गए, क्योंकि ये कॉमन वर्क था, सभी ने मिल के डिसाइड किया था कि हम तीनों के तीनों मिल के इस पर काम करेंगे। तो इसी को कहते हैं कि जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही होता है कि सारे के सारे ऑडिटर, जितने भी ऑडिटर है, 3 है, 4 है, जितने भी है,
सभी के सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे, सभी के सभी। क्या बात समझ में आ रही है? तो जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझ आया कि सारे के सारे ऑडिटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो यहाँ पे कुछ 6 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, टोटल 6 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए गए, ABCDEF। 6 पॉइंट्स ऐसे हैं कि अगर जितने भी ऑडिटर, फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर 3 ऑडिटर है, तो 3 में से किसी एक ने भी काम किया है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी रहेगी। लॉ ने स्पेसिफिकली कहा है कि ये 6 वर्क ऐसे हैं जहाँ पे सारे ऑडिटर को ध्यान देना है। फिर अगर कोई ऑडिटर ये कहता है कि मैंने इस पे वर्क नहीं किया है या फिर XYZ जो भी रीज़न है, ठीक है, मुझे नहीं पता था वगैरह, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेंगे। सभी के सभी ऑडिटर, जितने भी ऑडिटर है, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, इसलिए सभी को इस पे ध्यान देना है। ये 6 वर्क ऐसे हैं जो सेपरेट नहीं हो सकते, ये ऑलवेज कॉमन वर्क रहेंगे, कॉमन वर्क, ठीक है। सभी को यहाँ पे फोकस करना है, सारे के सारे ऑडिटर, क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक है तो सारे के सारे ऑडिटर ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, कोई एक पर्टिकुलर नहीं होगा, ठीक है जी। तो आइए एक बार के लिए ये देख लेते हैं, जॉइंट और जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 6 पॉइंट हम देख लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्पेस की ज़रूरत नहीं होगी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि आपको ये वर्ड का मतलब तो समझ आ गया कि सर जॉइंटली और सेवरली का मतलब क्या होता है, कि जब जॉइंट ऑडिटर सारे के सारे जितने भी जॉइंट ऑडिटर हैं सभी के सभी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ऐसे कुछ टास्क होते हैं जो यहाँ पे 6 पॉइंट्स में आपको दे रखे हैं। अगर ये 6 पॉइंट यहाँ पे बनते हैं ऑडिट के दौरान, तो उसमें कोई एक ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, सारे के सारे ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। उसी को ही हम कहते हैं जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बात समझ में आ रही है? तो जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जाम में खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में यहाँ पे बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि याद रखिएगा, जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बात समझ में आ रही है? जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 6 ऐसे पॉइंट हैं, अगर ये बनते हैं तो यहाँ पे सारे के सारे ऑडिटर जो है रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो मैंने कहा कि एक ऐसा टास्क है जो कि डिवाइडेड नहीं है, तो अगर ये टास्क जो डिवाइडेड नहीं है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? सर सभी की होगी। इसका सर आप ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुके हैं, इसका सर ऑलरेडी आप एग्जाम्पल दे चुके हैं, अच्छे से समझा चुके हैं, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन, ठीक है। डन विथ एग्जाम्पल मैं कर सकता हूँ, डन विथ एग्जाम्पल, बड़े ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और वो एग्जाम्पल भी मैं आपको दे सकता हूँ, मतलब कि दिखा सकता हूँ, वो हमने कहाँ पे किया था, आपने बेसिकली नोट डाउन किया रखा होगा, मैं बस यहाँ पे बता दूँ, ये रहा एग्जाम्पल, ये रहा एग्जाम्पल, ये यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया था, ये वाला पॉइंट इन्वेंट्री। इस एग्जाम्पल में क्या था, मैंने कहा कि सर अनलिमिटेड करके कोई कंपनी है, 3 ऑडिटर उन्होंने अपॉइंट किए थे, ABC एक ऑडिटर, दूसरा XYZ और तीसरा B2C। जैसे ही अपॉइंटमेंट हो गया, अनलिमिटेड का काम खत्म हो गया, वो साइड में चला गया। अब काम किसका शुरू होता है? सर ऑडिटर का। क्या करेंगे? वो प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी बनाएंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाएंगे, मतलब कि ROMM कहाँ है वो देखेंगे। अगर रिस्क मिला और ऐसा कोई रिस्क है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है तो कम्युनिकेट करेंगे, और जो भी चीज़ें हैं उसे डॉक्यूमेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे, और लास्ट में TCWG को भी इन्फॉर्म करेंगे। वो 4 पॉइंट हमारे, ठीक है। मतलब कि ऑडिटर का काम यहाँ पे शुरू होता है। तो उन्होंने प्लानिंग की, स्ट्रेटेजी बनाई और डिसाइड किया कि भाई बैलेंस शीट जो है वो ABC करेगा, ठीक है। बैलेंस शीट में असेट साइड बेसिकली, लाइबिलिटी साइड XYZ करेगा, और P&L कौन करेगा? B2C। अब असेट साइड में एक इन्वेंट्री पॉइंट था, लेकिन इन लोगों ने डिस्कस किया था कि इन्वेंट्री हम बाद में साथ मिलके कर लेंगे, ठीक है। तो इन्वेंट्री को एक रहने दिया, मतलब कि उसे हम बाद में साथ मिलके कर लेंगे, और फिर वो भूल गए, बेसिकली इन्वेंट्री को बाइफरकेट करना ही भूल गए।
नॉट इन माइंड, भूल गए थे। पहले हमने इन लोगों ने सोचा था कि वो बाद में हम डिसाइड कर लेंगे कौन सा काम किस तरीके से करना है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस तरीके से करनी है, वगैरह वगैरह चीज़ें, लेकिन बाद में वो भूल गए। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन सर? तो मैंने कहा था कि ऐसा टॉपिक या फिर ऐसा टास्क जो कि सभी लोगों में बाइफरकेट हो, या फिर आप भूल गए, जिसे हमने कहा था कि कॉमन वर्क मान लिया जाता है। उसे क्या मान लिया जाता है सर? कॉमन वर्क मान लिया जाता है। कॉमन वर्क का मतलब क्या है कि ऐसा टास्क जिसको डिसाइड किया गया है कि सभी लोग, सभी के सभी ऑडिटर परफॉर्म करेंगे मिलके, या फिर ऐसा कोई टास्क जो आप भूल गए। ठीक है, अनअलोकेटेड हमने वर्ड यूज़ किया था। तो ये दो तरीके के टास्क को हम कॉमन वर्क ही कहते हैं। या तो आपने खुद से डिसाइड कर लिया कि हम सभी मिलके करेंगे, या फिर कोई ऐसा टास्क जो आप भूल गए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन वर्क। और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सारे के सारे ऑडिटर्स, मतलब कि जॉइंट ऑडिटर आप वर्ड कह सकते हैं कि जॉइंट ऑडिटर सेवरली या फिर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। तो बड़े ही अच्छे तरीके से दो एग्जाम्पल मैंने लिए थे, बेसिकली मुझे याद है तब तक। ये रहा, ये साइड में भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था जहाँ पे मैंने कहा था कि इन्वेंट्री को एक कॉमन वर्क बना गया है। ठीक है, जिसमें वो टास्क भूले नहीं थे, बस मिल के इन्होंने परफॉर्म किया था। और दूसरा एग्जाम्पल में बस मैंने सेम ही एग्जाम्पल लिया, बस मैंने एक चीज़ ऐड कर दी कि वो भूल गए बाइफरकेट करना। तो चाहे आप भूल गए या फिर आपने डिसाइड किया था मिल के करेंगे, उसे कॉमन वर्क ही कहा जाता है। और उसके लिए आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सर? जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो मैंने कहा था ना कि लेक्चर नंबर 1 में सारी चीज़ें हम डन, ठीक है, सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं, कोई चीज़ यहाँ पे बाकी नहीं है। बस हमें याद करने के लिए ये लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो एक ऐसा टास्क सबसे पहले हमने देखा कि जो डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, हमने जॉइंट ऑडिटर में डिवाइड नहीं किया है, मतलब कि एक कॉमन वर्क हो गया। नॉट डिवाइडेड का मतलब, दूसरा मतलब क्या है सर? कॉमन वर्क। लेकिन क्या सर एग्जाम में हम कॉमन वर्क ऐसा वर्ड यूज़ करें या फिर नॉट डिवाइडेड वर्ड यूज़ करें? तो मैं कहूँगा नॉट डिवाइडेड वर्ड ही यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि मैंने देखिए इसको हाईलाइट करके दिया है, और हाईलाइट करके देने का मतलब क्या है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये पूरे सेंटेंस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको स्पेसिफिकली हाईलाइट करके आना है एग्जाम में, मतलब कि अंडरलाइन करके आना है। क्या करके आना है? अंडरलाइन। अब इस वर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते, याद रखिएगा। उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं। आपको वही वर्ड यूज़ करना है जो आपको दिया है। हाँ, दूसरा सेंटेंस जो है आप अपने तरीके से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सेंटेंस में ये वर्ड आना ज़रूरी है। स्पेसिफिकली मैंने हाईलाइट करके दिया है कि आपको इसको चेंज नहीं करना, एज इट इज़ याद करना है, एज इट इज़ याद करना है। ठीक है, तो ऐसा वर्क जो कि डिवाइड नहीं हुआ है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जॉइंटली एंड सेवरली जॉइंट ऑडिटर जो है रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। दूसरा ऐसा टास्क कहते हैं कि सर ऐसा कोई डिसीजन लिया है जो कि सब ने मिल के लिया था। ऐसा कोई डिसीजन है जिसमें सब लोगों ने अपनी हामी भरी थी या फिर नामी भरी थी, जो भी है आपके पास में, ना बोला था, हाँ बोला था, जो भी है, डिस्कशन सभी लोगों ने किया था और सभी लोगों ने इसमें कॉमनली डिसीजन लिया था। ठीक है, तो उसमें भी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल वही हमने जो लिया था, मैंने कहा कि इन्वेंट्री जो है वो कॉमन वर्क रहेगा। इन्वेंट्री क्या रहेगा सर? कॉमन वर्क रहेगा। क्या सभी लोगों ने डिसाइड किया था, सारे के सारे ऑडिटर ने? सर हाँ जी, सभी लोगों ने डिसाइड किया था कि हम मिल के इसमें काम करेंगे। ठीक है, मतलब कि डिसीजन टेकन बाय ऑल, ऐसा मैं कह सकता हूँ। आंसर इज यस सर, डिसीजन टेकन बाय ऑल, तभी तो ये कॉमन वर्क माना गया। सीधी सी बात है। तो डिसीजन टेकन बाय ऑल मतलब कि ये कॉमन वर्क माना गया। और कॉमन वर्क में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है सर? जॉइंटली एंड सेवरली, मतलब कि सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सिंपल सा तो पॉइंट ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो मैंने कहा 2 पॉइंट। सबसे पहला कि जो डिवाइड नहीं हुए उसमें सभी लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। दूसरा पॉइंट, ऐसा कोई टास्क है जहाँ पे डिसीजन सब ने लिया था, सब ने मिल के लिया था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी रहेगी? सबकी, जॉइंटली एंड सेवरली। तीसरा पॉइंट, ऐसा कोई मैटर है विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ जॉइंट ऑडिटर बाय एनी वन ऑफ देम एंड ऑन विच देयर इज एग्रीमेंट अमोंग द ऑडिटर।
क्या मतलब हुआ सर इसका, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे। मैंने कहा एग्जाम्पल इसमें ही से ही कोई ले लेते हैं, हाँ ये सही रहेगा, ये एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, या फिर छोड़ दीजिए नया एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ इस पे, ठीक है, नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए मैंने कहा एग्जाम्पल, मैंने कहा कि आल लिमिटेड करके कोई कंपनी है, इनका ट्रांजैक्शन इतना बड़ा था कि इनको लगा कि 2 ऑडिटर अपॉइंट करने पड़ेंगे। अब जब 2 ऑडिटर एक ही कंपनी के लिए अपॉइंट हो रहे हैं तो कब क्या मान लिया जाएगा सर, जॉइंट ऑडिट मान लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जॉइंट ऑडिट हो रहा है, 2 ऑडिटर अपॉइंट किए, ऑडिटर ए और ऑडिटर बी। वही चीज़ वापस से एक बार दोहराना चाहूँगा कि जब मैं बोलता हूँ कि ऑडिटर ए और बी, तो कोई एक पर्सन नहीं होगा, इनकी पूरी की पूरी टीम होगी, जिसको मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। तो 2 ऑडिटर अपॉइंट हुए, ए एंड बी, और पूरे का पूरा यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे दिया गया। अब आल लिमिटेड का टास्क तो खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने अपॉइंटमेंट करनी थी, काम खत्म। अब काम कैसे करना है ऑडिट का, ठीक है, वो कौन डिसाइड करेगा, सीधी सी बात है, ऑडिटर खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है, ऑडिटर खुद डिसाइड करेंगे। वही 4 पॉइंट जो मैंने कहे थे आपको, ठीक है। कौन से 4 पॉइंट, सबसे पहले प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी बनाएंगे, फिर डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, रिस्क ऑफ ROMM ढूंढेंगे, जो भी चीज़ है आपके पास में सारी की सारी चीज़ें वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। तो वो सारा का सारा टास्क परफॉर्म करके ये डिसाइड हुआ कि सर पूरी का पूरा P&L जो है, ठीक है, पूरी का पूरा P&L जो है वो कौन करेगा, ऑडिटर ए, और पूरी की पूरी जो बैलेंस शीट वाला पार्ट है, ठीक है, वो ऑडिटर बी करेगा। और कोई चीज़ अगर रह जाती है तो वो कॉमन वर्क बनेगी, ठीक है, कोई चीज़ अगर रह गई तो वो कॉमनली परफॉर्म करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, सिंपल है। अब मैंने ये कहा कि जब भी ऑडिट ऐसे बाइफरकेट करने के बाद वो काम स्टार्ट कर दिए, ऑडिटर ए ने P&L पे काम शुरू कर दिया और ऑडिटर बी ने बैलेंस शीट पे काम शुरू कर दिया। अब हुआ कुछ यूँ कि बैलेंस शीट का जब काम हो रहा था बी के द्वारा, ऑडिटर बी जब इसका काम कर रहा था, तो इसमें एक पॉइंट आया गुडविल, ठीक है, गुडविल की वो कैलकुलेशन कर रहे थे, गुडविल को यहाँ पे ऑडिट कर रहे थे, ठीक है। अब सीधी सी बात है, गुडविल के लिए कैलकुलेशन कर रहे थे तो पूरे आपको पूरा डिटेल चेक करना पड़ेगा कि क्या सही वैल्यू दिखाई गई या फिर नहीं, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो इससे रिलेटेड ये जो गुडविल है, ये गुडविल से रिलेटेड बेसिकली बी को काफ़ी सारे डाउट रहे, काफ़ी सारे डाउट, इतने सारे डाउट हो गए कि बी को ऐसा लगा कि मेरे अकेले से ये गुडविल का कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, इसके लिए मुझे ए की भी ज़रूरत है। मतलब कि इसे कहीं ना कहीं बी ऐसा कहना चाहता था कि इसे कॉमन वर्क बना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दोनों मिल के काम करना पड़ेगा, इतना थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो रहा होगा। तो बी को ऐसा लगा कि ए की भी ज़रूरत है, तो बी ने तुरंत ए से इस चीज़ का डिस्कशन कर लिया। बी ने तुरंत ए को यहाँ पे कांटेक्ट किया, डिस्कस किया इस चीज़ के बारे में, ठीक है, कि गुडविल में ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रही है और इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पे हो रही है, इस वजह से यहाँ पे दोनों मिल के काम करना पड़ेगा, ऐसा चीज़ है। और ए ने इसको एग्री कर लिया। क्या कर लिया सर, एग्री, कि ठीक है, ठीक है, गुडविल हम मिल के काम कर लेंगे, गुडविल को हम बाद में मिल के काम कर लेंगे। ध्यान रहे वर्ड मैंने कहा एग्री, ए ने एग्री कर लिया है कि हाँ हम मिल के काम करेंगे, ठीक है जी। तो मिल के काम करेंगे, ये एग्री हो चुका है। अब मैं कहूँ कि गुडविल में कोई मिस्टेक पकड़ी जाती है तो रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, बी या फिर ए या फिर दोनों। तो सर अगर सिंपल लॉजिक से देखा जाए तो सर ये गुडविल है, गुडविल तो सर बैलेंस शीट में आता है और बैलेंस शीट का वर्क तो बी को दिया गया था, तो सिंपल नॉलेज से अगर देखा जाए तो सर बी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लेकिन इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा कि अगर इसमें कोई मिस्टेक पकड़ी जाती है, ठीक है,
अगर इसमें कोई मिस्टेक पकड़ी जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? मैं कहूँगा यहाँ पे जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि गुडविल तो सर बैलेंस शीट का पार्ट होता है। जब तक हम पढ़े हैं ऐसा ही पढ़े है कि गुडविल तो बैलेंस शीट में आता है, और बैलेंस शीट तो बी को मिला था ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बी की होनी चाहिए। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये कहता है कि सर ऐसा है कि गुडविल बैलेंस शीट में आता है, बैलेंस शीट का वर्क बी को मिला था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बी की होनी चाहिए, लेकिन गुडविल में ऐसे कुछ डाउट रहे या फिर कोई भी XYZ जो भी रीज़न रहा है, रीज़न इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि बी ने गुडविल को कॉमन वर्क बनाया, इससे रिलेटेड डिस्कशन दूसरे ऑडिटर से हो चुकी है, और दूसरे ऑडिटर ने इसे एग्री भी किया था कि हाँ ये कॉमन वर्क है, हम दोनों मिल के करेंगे, और अगर इसमें मिस्टेक होगी तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हालांकि ये एक स्पेसिफिक टास्क था, लेकिन बाद में दूसरे ऑडिटर के एग्री होने के साथ साथ इसे कॉमन वर्क बनाया गया था, इसकी वजह से ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि अगर दूसरा ऑडिटर अगर एग्री हो जाता है किसी वर्क पे कि हाँ जी हम जॉइंटली काम करेंगे, तो भले ही वो सेपरेटली बाइफरकेटेड था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की रहेगी, क्योंकि उन्होंने एग्री किया था, दोनों ने मिल के एग्री किया था। क्या बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं वापस से वो पॉइंट पे रीड आउट करेंगे। क्या पॉइंट था वापस से एक बार? कहते हैं कि ऐसा कोई मैटर है विच आर ब्रॉट टू बी नोटिस, नोटिस में लाया गया, ए को इन्फॉर्म किया गया हमारे एग्जांपल के हिसाब से कि बी ने ए को इन्फॉर्म किया, नोटिस किया। ठीक है, नोटिस ऑफ जॉइंट ऑडिटर। ठीक है, हमारे एग्जांपल में ऑडिटर ए कहता है बाय एनी वन ऑफ देम एंड ऑन विच देयर इज एग्री अमोंग द जॉइंट ऑडिटर। एग्री करते हैं, वो एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, एग्री हो जाते, तो कहते हैं वो भी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में अंदर आएगा। मतलब कि वहाँ पे फिर सेपरेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, वहाँ पे लोग जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, इस पे केस स्टडी आया था, जो मैंने एग्जांपल दिया वही केस स्टडी था आपके पास पेपर का। ठीक है, जो एग्जांपल अभी दिया वही पास्ट पेपर का केस स्टडी था कि भाई कोई टास्क जो सेपरेटली बाइफरकेटेड था, बाद में उसे दूसरे ऑडिटर के साथ डिस्कस करके कॉमन वर्क बना लिया गया, और अगर उसमें कोई मिस्टेक पकड़ी जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? क्या उसी ऑडिटर की रहेगी जिसको ये बाइफरकेट किया गया था, या फिर सभी की रहेगी? तो आंसर इज सभी की रहेगी, जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि वो मैटर पे एग्रीमेंट हुआ था, वो मैटर पे एग्रीमेंट हुआ था। क्या बात समझ में आ रही है? वो मैटर पे एग्रीमेंट हुआ था, तो एग्रीमेंट भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा इस स्टेटमेंट का। ठीक है जी। अच्छा, 3 पॉइंट देखे। एक ऐसा वर्क जो बाइफरकेट नहीं हुआ है, मतलब कि नॉट डिवाइडेड। दूसरा कि ऐसा वर्क जहां पे सभी लोगों ने मिल के डिसीजन लिया था। तीसरा ऐसा वर्क या फिर ऐसा मैटर जहां पे दूसरे ऑडिटर ने हामी भरी थी, मतलब कि दूसरे ऑडिटर ने एग्रीमेंट किया था कि हाँ ये वर्क हम भी कर लेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेपरेटली बाइफरकेट था, लेकिन दूसरे ऑडिटर ने सामने से या फिर कहीं रिक्वेस्ट पे उन्होंने माना कि हाँ जी ये वर्क हम सब मिल के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही सेपरेटली है बाइफरकेटेड, भले ही वो वर्क बी को मिला था, लेकिन मैं ऑडिटर ए उसे लेने के लिए तैयार हूँ। तो फिर अगर सभी लोग एग्रीमेंट करते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जॉइंटली होगी। ठीक है, किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 कहता है एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलिवेंट स्टेच्यूज। रेलिवेंट स्टेच्यू मतलब इंडेस जो हो गया, एएस हो गया। ठीक है, XYZ जितने भी लॉस एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। तो कहते हैं कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहा है और उसमें कोई गलती मिली, ठीक है, तो उसमें ध्यान रहे सभी लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक और चीज़ होती है ऑडिट रिपोर्ट। ये दो चीज़ ऐसी होती है कि चाहे जॉइंट ऑडिटर में से किसी एक ने ही प्रिपेयर किया है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी रहेगी, क्योंकि ये बेसिकली इसी के लिए तो अपॉइंटमेंट हुई थी आपकी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट के लिए तो आपकी बेसिकली क्या हुई थी सर?
आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी कि आपको ये चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो है स्टैच्यू की, लॉ की, ठीक है, क्या फुलफिल हुई है, और अगर हुई है तो उसके हिसाब से क्या आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू की है। तो अगर इसमें ही गलती है तो फिर आपका काम ही क्या हुआ, कुछ काम नहीं किया आपने। बात समझ रहे? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी गलती पकड़ी जाती है, जॉइंटली ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, इतनी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक पकड़ी जाएगी, जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रहेगी, ये बात भी याद रखिएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट, ध्यान रहे यहाँ पे कोई भी सेपरेशन नहीं होता है, जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास में आ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल सा पॉइंट है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट है, मतलब कि उसमें मान लीजिए कोई रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट नहीं हुई, उसमें कोई मिस्टेक पकड़ी गई, या फिर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में मिस्टेक पकड़ी गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता है कि आपको पूरे का पूरा प्रिपरेशन करना होता है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसे हम कहते हैं रेलिवेंट स्टैट्यूट्स, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को AS2 के हिसाब से आपको करना था तो उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को इंडेस के हिसाब से करना था तो उसी चीज़ के हिसाब से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से किया है या फिर नहीं, मतलब कि कंप्लाई किया है कि नहीं रेगुलेटरी आपके पास में रिक्वायरमेंट का। और दूसरी चीज़, उसी चीज़ को प्रेजेंटेशन या फिर डिस्क्लोजर सही तरीके से किया है कि नहीं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड दो पॉइंट है, D एंड E। पहला पॉइंट कहता है कि भाई रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है या फिर नहीं, ठीक है, और अगर फुलफिल हुई है, अगर उसमें कोई मिस्टेक पकड़ी गई, जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और दूसरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही सारी चीज़ें प्रॉपरली प्रेजेंट और डिस्क्लोज की गई है या फिर नहीं, अगर उसमें मिस्टेक पकड़ी गई, जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। और दूसरी चीज़, लास्ट पॉइंट कहता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अगर कोई मिस्टेक पकड़ी जाती है, ठीक है, तो भी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये ध्यान रखिए। क्या बात समझ में आ रही है? ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो कहता है एंश्योर डेट ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाई करना चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी है, स्टेच्यूस, ठीक है, सारी के सारी चीज़ों का कंप्लाई होना चाहिए। स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऐसे है आपके पास में, ठीक है। और अदर जो भी रेलिवेंट रिक्वायरमेंट है बाय ICAI, ठीक है, वो भी आपके पास में फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टोटल 6 पॉइंट है। एग्जाम में तो बेसिकली आपको 4 पॉइंट ही लिखने होते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 6 के 6 पॉइंट याद रखिए, ताकि एग्जाम में आपको 4 तो याद रहे, ठीक है। अभी से 4 याद करके मत छोड़िएगा, सारे के सारे पॉइंट याद करने की ट्राई करिए। और एग्जाम में 6 के 6 अगर आपको याद रह जाते हैं तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती। एग्जाम में रिक्वायरमेंट 4 पॉइंट की है, ठीक है, तो 4 याद करना है, लेकिन मैं कहूँगा कि सारे के सारे पॉइंट्स याद करिए, ठीक है। तो ये हुई एक्सप्लेनेशन की बात। अब बात करते हैं याद रखने वाली। तो सिंपल है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई कीवर्ड बनाने की ज़रूरत है। कीवर्ड जहाँ पे ज़रूरत है वहीं बनाइएगा, क्योंकि आगे आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ पे कीवर्ड बनाने पड़ेंगे। अगर हर एक पॉइंट पे कीवर्ड बनाएंगे तो कीवर्ड ही भूल जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बनाइए, जहाँ पे कहानी से हो सकता है या फिर ऐसे ही हो सकता है नॉलेज के हिसाब से, तो वहाँ पे ऐसे ही चलाइए। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे कि मैं कहूँ ये पॉइंट जो है एज पर आपके पास में नॉलेज के हिसाब से चल जा सकता है, कि मैंने एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इतने सारे पढ़ाए हैं, ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल आपको पढ़ाए, बस वो एग्जाम्पल याद है तो आप इसका सॉल्यूशन आराम से कर लेंगे। क्योंकि एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि भाई एक ऐसा टास्क है इन्वेंट्री जिसको हमने बाइफरकेट नहीं किया था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रहेगी सर? जॉइंटली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉइंटली एंड सेवरली। तो इसको हम यहाँ पे की पॉइंट क्या बनाएंगे सर? नॉट डिवाइडेड, ऐसा कोई टास्क जो डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहते हैं एक एग्जांपल सर आपने ऐसा दिया अभी अभी कि ऐसा कोई टास्क है जहाँ पे सभी लोगों ने मिल के काम किया था, मिल के डिसीजन लिया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने वही इन्वेंट्री वाला ही एग्जांपल आप ले सकते हैं कि इन्वेंट्री को कॉमन वर्क बनाया जाए, सभी लोगों ने मिल के डिसीजन लिया था सर। आंसर इज यस। ऑडिटर A, B, C तीनों ने मिल के ये डिसाइड किया था कि इन्वेंट्री हम तीनों मिल के करेंगे, डिसीजन लिया था, डिसाइड किया था। तो अगर ऐसा कोई डिसीजन लिया है जो सभी लोगों ने मिल के किया था, जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। सर एक एग्जांपल अभी अभी आपने बहुत बढ़िया तरीके से दिया कि ऐसा कोई मैटर है जहाँ पे वैसे तो वो सेपरेटली डिवाइडेड था, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी एक ही थी, किसी एक की ही थी, लेकिन उसने दूसरे ऑडिटर से एग्रीमेंट करवा लिया कि भाई इसमें दिक्कत आ रही है या फिर XYZ जो भी रीज़न है,
हम मिल के इस पे काम करेंगे। और दूसरे ऑडिटर ने एग्रीमेंट भी करवा लिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं कि सर दूसरे ऑडिटर को इन्फॉर्म कर दिया और काम ख़त्म। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं ये कहूँ ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि सर बी ने जो है ए को बताया कि गुडविल में थोड़ी मुझे दिक्कत आ रही है, तू कर लेना काम, और ए ने अभी एग्री किया नहीं है, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की आएगी? आंसर इज़ नो सर। ऐसे तो आपको फ़ोन करके मैं कहूँ कि सर आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं वो मेरे हैं, तो क्या मेरे हो जाएंगे? आंसर इज़ नो। ठीक है, बात समझ रहे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, वो भी एग्री करना चाहिए। ऐसे कोई कुछ भी बोल देगा तो क्या हो जाएगा क्या? आंसर इज़ नो। ठीक है, तो कल को तो आप रिलायंस इंडस्ट्री को खुद की कर लेंगे। ठीक है, न्यूज़ में कह देंगे कि सर रिलायंस इंडस्ट्री मेरी है, तो बोल के क्या हो जाएगा? आंसर इज़ नो। ठीक है, ऐसे ही मतलब बहकी बात नहीं करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो एग्रीमेंट भी होना चाहिए। तो ऐसा मैटर जहाँ पे सभी लोगों ने मिल के एग्रीमेंट किया है। तो बढ़िया तरीके से सर एग्जाम्पल याद है, तो इसके लिए कोई की पॉइंट बनाने की सॉरी ज़रूरत है, ऐसे ही याद हो जाते। एग्जाम्पल याद है, पॉइंट याद है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये खत्म हुआ। ठीक है, 3 पॉइंट, नॉट डिवाइडेड, डिसीजन टेकन बाय ऑल, और ऐसा कोई मैटर जहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था सभी के द्वारा, जॉइंट ऑडिटर के द्वारा। चौथा और पांचवा पॉइंट सेम सा था। सेम सा मतलब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बनता था। पांचवा और छठा, सॉरी चौथा और पांचवा। ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट पे याद रखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रिपेयर होने वाले स्टेटमेंट है। एक कहता था कि भाई रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट होनी चाहिए, अगर उसमें कोई मिस्टेक हुई जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी दोस्त। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट भी वही कहता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहता है वो जो भी आपने रिक्वायरमेंट कंप्लाई करी है उसमें तो आपकी रहेगी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए अगर आपने प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर सही से नहीं किया तो भी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। क्या बात समझ में आ रही है? सर बिल्कुल समझ में आ रही है। और लास्ट पॉइंट ऑडिट रिपोर्ट का था। कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट में जो भी कंप्लाइंस करना है, जो भी स्टैंडर्ड है, जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, रेलिवेंट स्टेच्यू है, या फिर अदर कोई रिक्वायरमेंट है जो आईसीआई ने प्रिस्क्राइब किया है, अगर वो फुलफिल नहीं किया जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आ जाएगी दोस्त। बात समझ में आ रही है? कितना सिंपल है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई कीवर्ड की ज़रूरत है। एग्जाम्पल मेरे दिमाग में तो वही एग्जाम्पल चलते जा रहे हैं। अगर मुझे कोई पूछ ले कि सर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की कब रहेगी, तो मुझे तो वो एग्जाम्पल डायरेक्ट याद आ रहे हैं जो मैंने दिए है। ठीक है, मुझे याद आ रहा है कि सर इन्वेंट्री का एक एग्जाम्पल था, तो उसी एग्जाम्पल से 2 पॉइंट बन रहे थे। कौन सा सर? एक तो सर डिवाइडेड नहीं था एज अ एग्जाम्पल, ठीक है, तो नॉट डिवाइडेड, और दूसरा पॉइंट बन रहा है कि डिसीजन टेकन बाय ऑल। वही इन्वेंट्री वाले एग्जाम्पल से 2 पॉइंट बन रहे सर। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल सर? याद करवा दीजिए सर, वापस से दिखा दीजिए, दिखाते चलिए। ठीक है सर, दिखाते चलते। ये रहा एग्जाम्पल। कहता है कि सर इन्वेंट्री बाइफरकेट नहीं था। ठीक है, या फिर ये वाला एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा सही रहेगा कि इन्वेंट्री को डिसाइड किया गया था कि ये कॉमन वर्क रहेगा। ठीक है, तो डिसीजन टेकन बाय ऑल। ठीक है, यहाँ पे लिखते चलते हैं, मुझे लगता है कि ये याद हो ही जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि सर ये एग्जाम्पल से हमें 2 पॉइंट याद आ गए। कौन से सर? एक पॉइंट हमें याद आ गया कि सर डिसीजन टेकन बाय ऑल। क्या कहा सर? डिसीजन टेकन बाय ऑल। क्या बात समझ में आ रही है? सर इसी एग्जाम्पल से दूसरा पॉइंट भी मुझे याद आ रहा है। सर कौन सा पॉइंट याद आ रहा है? ज़रा याद करवाइए, कौन सा पॉइंट याद आ रहा है? बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट था सर। कहते हैं कि अगर इन्वेंट्री कॉमन वर्क है तो डिसाइड किया होगा ना सब ने। हाँ सर, डिसाइड किया होगा, तो पहला पॉइंट बन गया डिसीजन टेकन बाय ऑल। हाँ, मैंने कहा ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी पे ही बनता है सर। कौन सा? कहते हैं कि इन्वेंट्री में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी रहेगी ना, मतलब कि ये ऐसा वर्क है जो डिवाइडेड नहीं है, सबको करना है, तो दूसरा पॉइंट भी याद आ गया सर, जो भी ऐसा मैटर या फिर ऐसा टास्क जो कि नॉट डिवाइडेड है, नॉट डिवाइडेड। ठीक है सर, ये चीज़ तो क्लियर है। सर अभी अभी एक एग्जांपल दिया था, वो भी याद आ रहा है। कौन सा सर? ये वाला, यहाँ पे नीचे जो पड़ा है। आर लिमिटेड में 2 ऑडिटर थे, बी को दिक्कत आई तो ए से एग्रीमेंट करवा दिया। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसा कोई मैटर या फिर ऐसा कोई टास्क जहाँ पे आपने एग्रीमेंट करवाया है, जहाँ पे आपने
एग्रीमेंट करवाया है, किसके द्वारा सर? जॉइंट ऑडिटर के द्वारा। जॉइंट ऑडिटर से आपने क्या करवाया सर? एग्रीमेंट करवाया है। जॉइंट ऑडिटर से एग्रीमेंट करवाया है, ठीक है जी, जॉइंट ऑडिटर से एग्रीमेंट करवाया है। तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी सर? जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, सभी की रहेगी, ठीक है। सर आपने याद ऐसे भी करवाया है कि फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट मिलते जुलते हैं। सर कैसे? फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट मिलते जुलते कैसे है? सिर्फ सिंपल है, आपने कहा था दोनों पॉइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बनेंगे, दोनों पॉइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बनेंगे। पहला पॉइंट में लिख देना कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी रिक्वायर रेगुलेशन एंड स्टेच्यूज है, रेलिवेंट, आप रेलिवेंट स्टेच्यू वर्ड यूज कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड रेलिवेंट स्टेच्यू है, रेलिवेंट स्टेच्यू है, उसके हिसाब से ही प्रिपेयर होने चाहिए स्टेच्यू, ठीक है। उसके हिसाब से ही प्रिपेयर होने चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? और कहता है दूसरा पॉइंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही था, बस उसमें ऐसा था कि सर प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर सही रहना चाहिए, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर सही रहना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट था। अगर इसमें कोई मिस्टेक रही तो सर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सिक्स पॉइंट में तो क्या ही कहे सर, हमारा मेन पर्पज ही यही है। सिक्स पॉइंट सर रिपोर्ट इशू करना, कौन सी सर? ऑडिट रिपोर्ट। क्या मजाक कर रहे हैं सर? ऑडिट रिपोर्ट इशू करना, यही तो हमारा पर्पज है। और अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई तो सीधी सी बात है, क्या सर, क्या सर, क्या सर, जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सर इसमें मिस्टेक मतलब सर ऑडिट रिपोर्ट जो है वो रिक्वायर स्टेच्यू के हिसाब से, लॉ एंड रेगुलेशन जिसे हम कहते हैं, या फिर जो भी आपके पास में एसेज है उसके हिसाब से, प्लस 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 आईसीआई ने कोई अदर रिक्वायरमेंट कही है तो वो भी फुलफिल करते हुए आपको ऑडिट रिपोर्ट इशू करना है, मतलब उसके हिसाब से इशू करना है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर नहीं किया तो जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितना सिंपल टॉपिक, कितना सिंपल। मुझे इसमें लगता ही नहीं कि आपको यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए सर, की बनाना ही चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता। बड़ा ही सिंपल सा तो टॉपिक है, ठीक है, इसमें क्या ही की बनाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है की बनाने की, ठीक है जी। चलिए, तो ये मैंने याद भी करवा दिया, ओके। और मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि की बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब से जो टॉपिक शुरू हो रहे हैं, बस यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर ये चार ही टॉपिक थे, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, सॉरी 3 टॉपिक ही थे। जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवेंथ टॉपिक है वो ऐसे वैसे टॉपिक है, मतलब कि इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फोर्थ टॉपिक है आपके पास में, क्या है सर? ऑब्जेक्टिव्स। कि सर ऐसे 299 के ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल है, सिंपल है। कहते हैं ऐसे 299 क्यों बनाया गया होगा, जॉइंट ऑडिटर के लिए क्यों बनाया गया होगा? सीधी सी बात है, एक ब्रॉड प्रिंसिपल एस्टेब्लिश कर पाए, ब्रॉड प्रिंसिपल एस्टेब्लिश कर पाए, सीधी सी बात है। अगर आप आईसीआई में ट्रेनिंग के लिए गए हैं तो आपको कहा जाता है कि भाई आपको ऐसे कपड़े ही पहनने हैं, ऐसे नहीं पहनने हैं, ठीक है, आपको ऐसे ही बिहेवियर रखना है। बाहर आप जैसे हो, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर आप जंगल में घूम रहे, कहीं पे भी घूम रहे, लेकिन जब तक आप आईसीआई की बिल्डिंग में है आपको ऐसे ही बिहेवियर करना है, आपको ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, प्रॉपर आपको चीज़ें रखनी है, ठीक है। तो ये क्या है, एक ब्रॉड प्रिंसिपल बनाया गया है कि ऑडिटर, जॉइंट ऑडिटर को ऐसे ऐसे वर्क करना है, ठीक है। एक दायरा बना दिया गया है कि इस तरीके से आपको वर्क होना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि ऐसे 299 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ज़रूरत मतलब कि ऑब्जेक्टिव, क्या ज़रूरत रही? तो ब्रॉड प्रिंसिपल एस्टेब्लिश कर पाए। दूसरा, एक यूनिफॉर्म अप्रोच रह पाए कि भाई सभी लोग एक ही तरीके से वर्क करें। इंपॉर्टेंट है कि नहीं सर? सीधी सी बात है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई दूसरे तरीके से वर्क कर रहा है, ऐसे इस तरीके से वर्क कर रहा है कि दूसरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। इस तरीके से वर्क करो कि सबको समझ आए, ठीक है। यूनिफॉर्म अप्रोच होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कहते हैं कि भाई आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ऐसे एरियाज, डिफरेंट एरियाज़ को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सर कैसे? याद करिए, एक पॉइंट हमने पढ़ा था, कौन सा? ऊपर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि सर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे, ठीक है, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे और जहाँ जहाँ रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कंसीडर करेंगे, असेस्ड करेंगे
और फिर कोई रिस्क आइडेंटिफाई होता है तो कम्युनिकेट करेंगे। तो ये जो रिस्क आइडेंटिफाई कर पाए वो क्यों कर पाए, कैसे कर पाए? सीधी सी बात है, एरियाज़ को आपने आइडेंटिफाई किया होगा, भाई यहाँ यहाँ रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो वो कैसे हो सकता है? ऐसे 299 की वजह से तो हो पाया। क्यों, कैसे सर? ऐसे 299 का यहाँ पे क्या रोल रहा? सीधी सी बात है, ऐसे 299 क्या कहता है कि सर डिस्कस करिए, प्लानिंग करिए, स्ट्रेटेजी करिए, ठीक है। सभी लोग मिलके डिस्कस करिए, प्लानिंग करिए, स्ट्रेटेजी बनाइए। ऐसे 299 ने कहा कि नहीं? सर बिल्कुल कहा, अभी अभी तो हम पढ़े थे लेक्चर नंबर 1 में। तो ये कहा, इसलिए आपने उसे फॉलो किया, और उसे फॉलो किया इस वजह से आप एरियाज़ जान पाए कि डिफरेंट डिफरेंट कितने एरियाज़ है। क्या बात सही है कि नहीं? सर बिल्कुल सही है। चौथा पॉइंट कहते हैं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली हमने एग्जांपल दिया, वही वापस से रिपीट करेंगे कि सर अगर बैलेंस शीट में असेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी तो किसकी रहेगी? सर ABC की, इंडिविजुअल। लाइबिलिटी में कोई मिस्टेक रही तो कोई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? सर XYZ की, इंडिविजुअल। मैंने कहा P&L में कोई मिस्टेक रही तो P&L में मिस्टेक रही तो सर B2C की इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। लेकिन मैं कहूँ सर इन्वेंट्री में कोई मिस्टेक रही तो, मैंने कहा सर इन्वेंट्री में कोई मिस्टेक रही तो, इन्वेंट्री में मिस्टेक रही तो सर सीधी सी बात है कॉमन वर्क था, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो ऐसे 299 की वजह से ये तो जान पाए कि सर कौन सा इंडिविजुअल था, कौन सा जॉइंट था, ठीक है। तो ये ऐसे 299 का एक और ऑब्जेक्टिव हो गया कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जान पाएंगे कि किसकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किस में आपकी सेपरेट, मतलब कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बड़े आराम से याद हो सकते हैं। कहते हैं कि एक ब्रॉड प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हो पाएगा। दूसरा कहता है यूनिफॉर्म अप्रोच रह पाएगा, सभी लोग मिलके एक ही तरीके से वर्क कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे 299 कहता है कि सभी को मिलके काम करना है, प्लानिंग करिए, स्ट्रेटेजी करिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट आइडेंटिफाई कर पाएंगे सारे के सारे डिस्टिंक्ट एरियाज़ को, ठीक है, और उसे कवर कर पाएंगे, ओके। और फोर्थ पॉइंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है वो जान पाएंगे, कि इंडिविजुअल कितनी है और जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी कितनी है वो जान पाएंगे। 4 ऑब्जेक्टिव आपके पास में कंप्लीट, और चारों के चारों याद रखने, क्योंकि एग्जाम में अगर इस तरीके से डायरेक्टली पूछ लिया गया तो चारों पॉइंट लिखने पड़ेंगे। हाँ 6-7 पॉइंट होते तो मैं कहता कि 4 याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ऊपर 6 पॉइंट थे तो मैंने कहा 4 याद कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने अभी के लिए कहा था कि 6 के 6 पॉइंट याद करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कम ही याद आता है, ठीक है। इसलिए 6 पॉइंट याद रखिए, एग्ज़ाम में आप 4 लिख के आइए, और 6 के 6 याद हो जाते हैं, एग्ज़ाम में याद आ जाते हैं तो 6 के 6 लिख के आइए, पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है कंक्लूजन, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो ये ऑलरेडी मैं एग्जांपल के साथ समझा चुका हूँ कि भाई सीधी सी बात है, एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाती है ऑलवेज। लेकिन सर ऐसा हुआ कि सर 2-3 ऑडिटर हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 ऑडिटर अपॉइंट किए गए, उसमें से 2 कहते हैं कि सर मेरा ओपिनियन ये रहेगा, और एक दूसरा ऐसा कहता है कि मेरा ओपिनियन नहीं रहेगा ऐसा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल याद करवा दीजिए सर, एग्जांपल याद करवा दीजिए, ठीक है। एग्जांपल याद करवा देते हैं, कहाँ से वो कहाँ गए, मैंने एग्जांपल दिया था, एग्जांपल ये रहा। क्या एग्जांपल था सर? कहते हैं आर लिमिटेड करके कोई कंपनी है, ठीक है, जिनका यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया गया है 2 फर्म के द्वारा, ठीक है, ऑडिटर 1, ऑडिटर 2। सारा का सारा ऑडिट कंप्लीट हो गया। अब बारी आ गई ऑडिट रिपोर्ट इशू करने की। अगर दोनों मिलके किसी एक चीज़ पे एग्री है, मतलब कि दोनों ने कहा कि फॉर एग्जांपल सारी चीज़ें ओके हैं, तो वो एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देंगे और लिख देंगे कि सारी चीज़ें ओके हैं, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। वैसे ये ओपिनियन के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी तो रहेगी कि भाई ये चीज़ तो आपको पता है, लेकिन वैसे ये डिटेल में पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटर लेवल पे था, फाइनल लेवल पे भी है, इसलिए हमें ये डिटेल में तो पढ़ना है कि भाई अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है, क्वालिफाइड क्या होता है, एडवर्स क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़नी है हमें। तो ये समझ नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे समझ होनी चाहिए इस चीज़ की, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना, क्योंकि पढ़ना है हमें, ओके। तो मैंने कहा कि अगर दोनों एक चीज़ पे ही एग्री है, या तो ओके है, नॉट है ओके, मतलब कि जो भी है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि दोनों अगर एक चीज़ पे ही एग्री है तो कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाएगी, 1 रिपोर्ट,
कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाएगी, क्योंकि दोनों का ओपिनियन एक ही है ना, या तो मिस्टेक कह रहे हैं या फिर ओके कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, दोनों का ओपिनियन अगर एक ही है तो एक ही ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाएगी, काम खत्म। दोनों उसमें अपना अपना ओपिनियन दे देंगे कि हमारा ओपिनियन सेम है, ये हमारी साइन है, ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया, काम खत्म। लेकिन सर ऐसा हुआ कि दोनों अलग अलग अपना आंसर दे रहे हैं, मतलब कि एक कहता है कि भाई मिस्टेक नहीं है, सब कुछ ओके है, दूसरा कहता है कि सर मिस्टेक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हैं? आंसर इज नो सर, क्योंकि एक कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, ठीक है। तो इस केस में जब ओपिनियन आपका डिफरेंट है तो रूल कहता है कि आप अगर ओपिनियन डिफरेंट है, घबराने वाली बात नहीं है, दोनों को अपनी अपनी रिपोर्ट इशू करने का मौका है, ठीक है। अपनी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू करिए। रूल कहता है कॉमन करिए, लेकिन अगर डिफरेंट ओपिनियन बन रहे हैं तो सेपरेटली भी इशू करिए, ठीक है, सेपरेट भी इशू करिए। आपको किसी भी तरीके से किसी भी बंधन में बंधना नहीं है, मतलब कि आपको लगता है कि सर सेपरेट इशू करने की ज़रूरत है तो सेपरेट इशू करिए। मैंने ये भी समझाया था कि मेजॉरिटी यहाँ पे मैटर नहीं करती, मेजॉरिटी को इग्नोर करेंगे, ध्यान रहे। मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी फर्म में, मतलब कि किसी कंपनी के लिए 3 ऑडिटर अपॉइंट किए गए, 4 ऑडिटर अपॉइंट किए गए, ठीक है। उसमें से कहते हैं मेजॉरिटी जो है वो कोई और ओपिनियन दे रहा है और सिंगल पर्सन कोई और ओपिनियन दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा कि 3 ऑडिटर हैं, 2 कहते हैं कि कोई मिस्टेक नहीं है, सब कुछ ओके है, लेकिन एक ऐसा कहता है कि भाई मिस्टेक है। तो कहते हैं मेजॉरिटी तो कहता है कि भाई मिस्टेक नहीं है, तो एक क्लीन ऑडिट रिपोर्ट इशू होनी चाहिए, लेकिन एक का कहना है कि क्लीन ऑडिट रिपोर्ट नहीं, इसमें मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या मेजॉरिटी कह रही वो सही रहेगा? आंसर इज नो। लॉ या फिर स्टेच्यू ये कहता है कि अगर कोई एक ऑडिटर भी इस बात से सहमत नहीं है, अपना अलग से ओपिनियन देना चाहता है, तो वो दीजिए अपना ओपिनियन, ठीक है। तो इस केस में 2 ऑडिट रिपोर्ट इशू होगी, एक्स एंड वाई जो है वो अपना कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे और जेड अपना एक अलग से सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पे कही गई है। कहते हैं कि जब कंक्लूजन की बारी आएगी, मतलब कि ऑडिट रिपोर्ट इशू करने की बारी आएगी, तो कहते हैं कि कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू होता है, लेकिन ऐसा कोई चीज़ आ गया जहाँ पे ऑडिटर डिसएग्री है। ऑडिटर क्या है सर? डिसएग्री है। तो वहाँ पे अपना अपना सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे मेजॉरिटी से कोई बाउंड नहीं रहेगा, मतलब कि मेजॉरिटी है तो हमें वही मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेजॉरिटी ऑडिटर ये कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है या फिर कोई दिक्कत है, तो वो अपना ऑडिट रिपोर्ट इशू करे, हम अपना करेंगे। तो मेजॉरिटी से बाउंड नहीं होना है, लॉ ने स्पेसिफिकली कहा है, जो कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा चुका हूँ कि एक्स एंड वाई कहते हैं कि कोई मिस्टेक नहीं है तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो अपना ऑडिट रिपोर्ट इशू करे, जो जेड है वो अपना करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ आपके पास में हो। और सर सीधी सी बात है कि अपना ओपिनियन कहाँ दिया जाता है? सीधी सी बात है, ऐसे 706 के हिसाब से अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर आप अपना ओपिनियन देंगे। ये चीज़ तो हमें पढ़नी है बेसिकली, ठीक है। तो ये ऐसे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे याद करने के लिए याद करके छोड़ दीजिए कि अदर मैटर पैराग्राफ में आप अपना यहाँ पे ओपिनियन देते हैं, जो भी आपका ओपिनियन है बेसिकली। क्लियर है? ये चीज़ आपके पास में क्लियर? ओके। इसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट वो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, वो मैं एग्जांपल के थ्रू मैं वो कवर कर चुका हूँ, तो आप एक बार के लिए सिर्फ रीड आउट कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। वैसे चलिए मैं एक बार के लिए रीड आउट कर ही लेता हूँ। कहता है कि वेर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिवीज़न या फिर ब्रांच जो है ऑडिटेड बाय वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर एंड अदर ऑडिटर जो है आर एंटाइटल टू प्रोसेस ऑन द बेसिस दैट सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विथ all the legal and regulatory requirement and present a true and fair view of the stated of the affair and result of operation of the division या फिर कहे ब्रांच कंसर्न। मतलब कहता है कि सर सीधी सी बात है, अगर ऐसा कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो डिवीज़न और ब्रांच का है, ठीक है, आर ऑडिटेड बाय वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर, किसी एक ऑडिटर ने ऑडिट किया है, and other auditor are entitled to process on the basis of such financial statement comply with all the legal and regulatory। मतलब कि सीधी सी बात है, मैंने आपको समझाया था कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो, भले ही किसी एक ने ही ऑडिट किया हो या फिर इसमें सारी चीज़ें करी हो,
ऑडिटेड बाय वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर, किसी एक ने ही काम किया है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी सर? जॉइंटली एंड सेवरली। क्यों? क्योंकि मैंने सर आपको अभी अभी पढ़ा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट हो, भले ही किसी एक ने परफॉर्म किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी रहेगी सर? जॉइंटली एंड सेवरली। जॉइंटली एंड सेवरली आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल सा पॉइंट था। इसके बाद कहते हैं सर ये आपके पास में, अच्छा ये तो सिंपल सा पॉइंट है कम्युनिकेट करना, ये ओके ठीक है, वो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहते हैं कम्युनिकेट कर देना TCWG के साथ, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इंटर लेवल पे भी पढ़े थे कि अगर आपको कहीं पे कोई मिस्टेक पता चलती है, ठीक है, कोई एरर पता चलती है, एरर, तो आप क्या करते हैं सर? TCWG को इन्फॉर्म करते हैं, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करते हैं। TCWG को क्या करते हैं सर? इन्फॉर्म करते हैं TCWG, ठीक है, या फिर आप कहें मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को आप इन्फॉर्म करते हैं और कहते हैं कि आप इसे करेक्शन करवाइए। अगर मैनेजमेंट या फिर TCWG करेक्शन करने से मना करता है तो हम क्या करते हैं? अपना ओपिनियन मॉडिफाइड करते हैं। ये इंटर लेवल पे आप पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी हमें वापस से पढ़ना है, तो याद है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतनी चीज़ अभी बता रहा हूँ, इतनी समझ लीजिए और बाकी का फिर डिटेल में पढ़ना है। तो कहते हैं कोई एरर आपको मिलती है तो TCWG के साथ कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। सबसे पहले आप कम्युनिकेट करेंगे TCWG के साथ, ठीक है। कम्युनिकेट करने के बाद अगर वो नहीं मानते कि भाई ये हमारी कोई एरर नहीं है या फिर इसे कोई ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ कहते हैं और आपके नज़रिए से वो इम्पोर्टेंट है, तो आप अपना ओपिनियन ही मॉडिफाइड कर सकते हैं कि भाई TCWG को बताया था लेकिन वो नहीं माने, हम अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो वही चीज़ यहाँ पे कहते हैं कि जॉइंट ऑडिटर जो है वो अपना ओपिनियन मॉडिफाइड करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर मिस्टेक ऐसी पकड़ी जाती है तो अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उससे पहले आप ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे किसके साथ सर? TCWG के साथ। TCWG के साथ पहले कम्युनिकेशन ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद मॉडिफाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। TCWG अगर मना करता है तो फिर मॉडिफाई करिए, और मॉडिफाइड आपको सीधी सी बात है EOM या फिर OM, जो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या फिर अदर मैटर पैराग्राफ में आप अपना ओपिनियन शो करते हैं। क्या चीज़ें क्लियर है? सिंपल सा है, ओके। इसके बाद यहाँ पे कहते हैं प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट द जॉइंट ऑडिटर शेल डिस्कस एंड डेवलप अ जॉइंट ऑडिट प्लान। और जब ये ऑडिट प्लान मतलब कि कहता है कि ऑडिट करने से पहले आपको एक प्लान बना लेना चाहिए, ऑडिट प्लान बना लेना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे ऑडिट करेंगे, उसके बाद ही ऑडिट करना चाहिए। ये तो मैं स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूँ सर कि ऑडिट कभी ऐसा ही नहीं हो जाता। ऑडिट करने के लिए भी आपको प्लान, स्ट्रेटेजी वगैरह सबसे पहले बनाना पड़ता है, उसे बनाने के बाद ही आप ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर वे में हो पाएगा। तो वही चीज़ कहता है कि सर ऑडिट आपको प्लान बनाना पड़ता है। कहता है ऑडिट प्लान बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, इससे रिलेटेड आपके पास में है 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जब आप ऑडिट प्लान बना रहे हैं। जॉइंट ऑडिट प्लान जब आप बना रहे हैं, ऑडिट प्लान हो, जॉइंट ऑडिट प्लान हो, दोनों एक ही है। कहते हैं ऑडिट प्लान जब आप बनाएंगे, डेवलप करेंगे, तो उसके लिए आपको 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। कौन कौन से 5 पॉइंट? तो जो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं, मैंने यहाँ पे नोट्स में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये चीज़ जो है वो कवर होती है, कवर्ड इन चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर आपके जो 3 है उसके अंदर यहाँ पे आपके पास में ये चीज़ कवर होती है, वहाँ पे सेम चीज़ वहाँ पे पढ़नी है आपको। ये चैप्टर नंबर 3 का पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे डाला गया था, आपके स्टडी मैट में है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके पास में एज इट इज़ डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि जो नोट्स है वो इनकम्प्लीट है। तो नोट्स यहाँ पे पूरे के पूरे कंप्लीटेड है, मैंने ये पॉइंट यहाँ पे डाल दिया, लेकिन पढ़ना हमें चैप्टर 3 में है। तो इस टॉपिक को यहाँ से आप रीड आउट नहीं करेंगे, बेसिकली ये टॉपिक यहाँ पे है ही नहीं, ऐसा मान के चलिए, ठीक है, कि ऑडिट प्लान प्रिपेयर करते वक्त, डेवलप करते वक्त आपको कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर करनी है,
इसका ये मतलब निकलता है। तो कौन कौन सी चीज़ें, 5 ऐसी चीज़ें हैं जो कंसिडर करनी है, ठीक है। ये आप बेसिकली रीड आउट करेंगे तो भी समझ आ जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसे आप रुक जाइए, आप चैप्टर नंबर 3 में आइए, वहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से वापस से रीड आउट कर सकते। लैंग्वेज एज इट इज़ है, वर्ड एज इट इज़ है चैप्टर नंबर 3 में, पूरे का पूरा टॉपिक सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं कहता हूँ कि आप बाद में रखिए। ओके जी, चलिए। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, मतलब चैप्टर नहीं, ऐसे 299 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है इन डिटेल वे, पूरे का पूरा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपने नोट डाउन किए होंगे, नोट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, आई होप सारी चीज़ें आपके पास में कंप्लीट होगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ऐसे आपके पास में इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कौन सा स्टार्ट करेंगे वो मैं देख लूँगा, अपने हिसाब से मैं आपके पास में पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। तो ऐसे 299 एक अलग से शीट बना रहे होंगे जहाँ पे आप ऐसे और उसका नाम लिख रहे होंगे, आई होप, ठीक है। तो वहाँ पे आपने लिख दिया होगा कि ऐसे 299 है जिसका नाम है जॉइंट ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी तरीके से पूरी की पूरी ऐसे लिस्ट बनाइए एक सेपरेट शीट के अंदर, ठीक है। तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम टाइम में कि जब आपको ऐसे नंबर और उसका नाम जब खुद से रिवाइज करना है तो वो शीट आपको काम लगेगी, बार बार पेज पलटने नहीं पड़ेंगे, एक ही पेज में सारी चीज़ें लिखी होगी, ठीक है जी। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये पूरे का पूरा ऐसे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आप अपना आईसी मॉड्यूल भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे कवरेज है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आईसी मॉड्यूल को वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप रीड आउट करिए, काम खत्म आपके पास में, क्लियर है। चलिए, तो ये आपके पास में ख़त्म। चैप्टर नंबर 2 पे अब हम स्विच ऑन करेंगे।